दोस्तों, एक 65 साल के बूढ़े आदमी को फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसका जुर्म यह था कि वह एक औरत के साथ बलात्कार कर दिया था और उसके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो चुके थे। जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई और अगले दिन उसे फांसी देनी थी, उससे पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जिसे तुम पूरी करना चाहते हो? तो उसने मना कर दिया। फिर उस जल्लाद ने कहा कि मरने से पहले पूछा जाता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या होती है। अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी ख्वाहिश मचल रही है तो जिसको तुम पूरा करना चाहते हो, तो मरने से पहले तुम अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकते हो और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। वह बूढ़ा आदमी उस जल्लाद की तरफ नजर उठाकर देखता है और कहता है कि क्या ये बात सच है कि मरने वाले की आखिरी तमन्ना पूरी की जाती है? वह कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप अपनी फरमाइश मुझे करके तो देखो। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं मरने से पहले शादी करना चाहता हूँ। मैं एक रात के लिए दूल्हा बनना चाहता हूँ और जो है ऐसी वैसी लड़की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत औरत के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। जब वह जल्लाद उसकी अनोखी फरमाइश सुनता है तो दंग रह जाता है कि एक बूढ़ा आदमी जो मरने के लिए तैयार है, उसने आखिरी ख्वाहिश की तो शादी करने की। यानी उसने यह समझ लिया कि यह वाकई में जो बूढ़ा आदमी है ये एक अय्याश किस्म का आदमी है, इसने यह बलात्कार किया होगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको सुनने में काफी मजा आएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है मुझे काफी अच्छी लगी और आप भी इसको सुन के जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से एक और नई से नई अच्छी से अच्छी कहानियां आप लोगों को सुनाता रहूं। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं, कहानी को शुरू करता हूं। दोस्तों, लगभग 2021 जुलाई का महीना था कि सऊदी अरब में दरबार लगा हुआ था, क्योंकि सऊदी अरब में जो है आज भी बादशाहत हुकूमत चल रही है। बादशाहत यानी कि दरबार लगा हुआ था। बादशाह के यहाँ दरबार लगा हुआ था कि एक नौजवान लड़का खड़ा होता है और कहता है कि साहब, मैं अपने पापा की शिकायत लेकर आया हूँ। मेरे बाप ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, समाज में रिश्तेदारों में उठना बैठना मेरा मुश्किल कर दिया है। मेरी जिंदगी की जो सारी कमाई थी वो मैं अपने बाप पर लुटा चुका हूँ, लेकिन वह है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है। बादशाह उसको गौर से देख रहा था, उसको सुन रहा था। आखिर ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे बाप ने जो तुम अपने बाप से इतने नाराज हो? वह कहता है कि साहब, मेरा बाप दर्जी का काम करता है। यहाँ तक तो ठीक है कि उसके पास जो भी लोग कपड़े लेकर आते थे उनके कपड़े वो टाइम से नहीं सिलता था। पैसे उनसे एडवांस में ले लिया करता था और फिर उनको बहुत परेशान किया करता था। कभी कभी तो कुछ लोगों के कपड़े भी हड़प कर जाया करता था और उनके पैसे भी नहीं दिया करता था। फिर उन लोगों की शिकायत जब मेरे पास आती है तो मैं उन लोगों के पैसे देकर उन्हें वापस कर दिया करता था। इतनी बड़ी बेइज्जती के डर से मैं उनको शांत कर दिया करता। लेकिन अब बात यह नहीं, बात अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। बादशाह सलामत, मेरे बूढ़े बाप ने एक औरत के साथ बलात्कार किया है। यह बात सुननी ही थी। यानी जो लफ्ज, ये जो बलात्कार का शब्द है, वैसे भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही बलात्कार का शब्द आया और उस लड़के ने अपने बाप के ऊपर यह आरोप जब लगाया तो वह वहां पर जितने लोग बैठे थे सभी लोग हैरत से उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और फिर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगते हैं कि देखने में वह बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा नहीं था कि वह किसी औरत के साथ यह काम कर सकता है। यानी ऐसा कर ही नहीं सकता है कि बिल्कुल उसकी कमर झुकी हुई थी, उसके अंदर ताकत नाम की कोई चीज ही नहीं थी कि लगभग 65 साल की उसकी उम्र थी। और आपको पता है कि खास करके सऊदी अरब के लोग 70 से 80 साल तक, 90 साल तक होने तक ही वो औरत को संभोग कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ का खान पान जो है वह बहुत ही बढ़िया और सब लोग मालदार होते हैं और इसलिए खाने पीने की जो चीजें होती है वह बहुत ही अच्छी और गिजाई चीजें होती हैं। जो उनका खान पान होता है, मैटर सबसे आदमी की ताकत के वो करता है। अगर आदमी के अंदर ताकत है तो वह 70, 80, 90 साल तक भी बूढ़ा नहीं होता है। इसलिए उस पर यह भी शक नहीं किया जा सकता था कि वह ऐसा काम कर सकता है। उधर उसका सगा बेटा, कौन बेटा ऐसा होगा जो अपने बाप के ऊपर भरी महफिल में यह इल्जाम को लगाए कि मेरे बाप ने किसी औरत के साथ बलात्कार किया है।
लेकिन वह लड़का निडरता के साथ बादशाह के सामने खड़ा हुआ था और वह अपने बूढ़े बाप पर इल्जाम लगा देता है। बादशाह ने कहा कि तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम यह क्या इल्जाम लगा रहे हो? होश में तो हो, अपने बाप पर बलात्कार का इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हारी माँ नहीं है? लड़का कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी माँ नहीं है। उसके मरे हुए काफी अरसा गुजर गया है और उसके बाद में मेरे बाप की हरकतें बढ़ती चली जाती हैं। आज बड़ा परेशान होकर, मैं बड़ा दुखी होकर आपके पास आया हूँ और जो आपकी हुकूमत में सजा दी जाती है, बलात्कारियों को, जो रेप करने वालों को सजा दी जाती है, आज वो आप मेरे बाप को वो सजा दो। उसके बाद बादशाह सलामत कहते हैं कि उस औरत को बुलाया जाए जिसके साथ इसने रेप किया है, उससे भी सुनना चाहते हैं, और उस आदमी को भी बुलाया जाए जिसने यह रेप किया है, यानी उस बूढ़े आदमी को और उस औरत को भी और उसके पति को भी और उसके लड़के को भी। अगले दिन बादशाह अपने दरबार में पेश होने का हुक्म देता है। अगले दिन चारों अफराद सामने आते हैं। इन चारों अफराद आ जाते हैं। इल्जाम लगाने वाला अपने बाप पर, वह लड़का भी और औरत जिसका रेप हुआ था वह भी, और उसका पति वह भी, और रेप करने वाला वह बूढ़ा भी। चारों अदालत में खड़े हुए थे और अदालत की कार्रवाई जब शुरू होती है तो अब उसकी नजरें पूरे अदालत में खचाखच भरे हुए लोगों की नजरें यह टिकी हुई थी कि बादशाह अगर इस बूढ़े के ऊपर इल्जाम साबित हो गया तो सजा क्या सुनाई जाती है। जब बूढ़े से पूछा गया कि आपका बेटा आपके ऊपर बलात्कार करने का इस औरत के लिए यह इल्जाम लगा रहा है, इस बात में आपको कोई सफाई देनी है, कुछ कहना है, तो वह बूढ़ा सर हिलाकर कह देता है, मना कर देता है, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। ये जो कह रहा है आप उसकी बातों को मानिए। जब उस औरत से पूछा जाता है तो वह औरत भी कह देती है कि हाँ, इसी आदमी ने मेरे साथ रेप किया है। अब मेरा अपना शौहर, मेरा अपना पति मुझे रखने के लिए मना कर रहा है। मेरी तो ये आदमी ने जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने अपनी हवस के लिए मेरी जिंदगी इसलिए बर्बाद की क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप हैं, मैं एक अनाथ लड़की थी और इस आदमी ने मुझे सहारा दिया था। मैं इसके साथ इसकी बीवी बनकर रह रही थी, लेकिन जब इस आदमी ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया तो अब मेरा शौहर मुझे रखने के लिए मना कर रहा है। बड़ी पेचीदा कहानी थी, बड़ी ही मुश्किल कहानी थी। बादशाह बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। इस मुकदमे को सुन रहा था और औरत ने भी आरोप लगा दिया था कि इस बूढ़े आदमी के ऊपर, लेकिन वह बूढ़ा था कि सफाई में कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं था। बादशाह ने उस आदमी से जब कहा कि तुम अपनी औरत को रखने के लिए मना क्यों कर रहे हो, इसके ऊपर जो रेप हुआ है, जब जबरदस्ती हुआ है, इस रेप में, इस बलात्कार में तुम्हारी औरत का कोई सहयोग नहीं था। इस आदमी ने धोखे से तुम्हारी औरत के साथ बलात्कार कर दिया है, तो इस बेचारी का क्या कसूर है? इसलिए अगर तुमने इस औरत को रखने से मना कर दिया है, अपने घर से निकाल दिया है, तो फिर तुम्हें सजा दी जाएगी, काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। वहीं फिर बादशाह ने उस आदमी के लिए सजा सुनाई कि अगर अभी भी वक्त है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो, वरना यह आरोप तुम्हारे ऊपर सिद्ध हो चुका है। वह बूढ़ा आदमी मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। फिर बादशाह सजा सुनाता है कि इस आदमी को कल फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। सारे दरबार में जो है कि वह भुनभुनाहट चालू हो जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या वाकई में कल फांसी हो जाएगी, क्या वाकई में ये बूढ़ा आदमी जो है उस औरत के साथ रेप कर सकता है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, उसी भरी महफिल में सब लोग बातें कर रहे थे। बादशाह भी फैसले को सुना चुका था, लेकिन बड़ा हैरान और परेशान था। उसे रह रह कर यह ख्याल आ रहा था कि यह आदमी ऐसा नहीं कर सकता। शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो ये आदमी अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता है, कुछ बताना भी नहीं चाह रहा है। उसे उस औरत पर भी शक लग रहा था, कि लड़के पर भी शक हो रहा था, लेकिन बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता था। फैसला जो सुनाया जाता है वो तो और गवाहों के आधार पर सुनाया जाता है। गवाह और सबूत उस बूढ़े आदमी के खिलाफ थे, इसलिए सिर्फ बादशाह हाथ मल रहा था। सजा सुनाने के बाद भी वह सोच रहा था कि अगर अभी भी यह बूढ़ा आदमी अपनी सफाई में कुछ कह दे तो शायद यह फैसला बदल जाए। दरबार खत्म हो चुका था, सब अपने अपने घरों में जा चुके थे। उस बूढ़े को भी काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। अगले दिन फांसी की तैयारी उसके लिए शुरू कर दी जाती है। शाम होने से पहले पहले यानी कि एक आदमी जल्लाद उस बूढ़े के पास पहुंचता है। कहता है कि बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना पूछ ली जाए, कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दो। कहता है कि मुझे मरने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस चक्कर में हूँ कि जल्द से जल्द सुबह हो और मुझे फांसी पर लटका दिया जाए।
मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। लेकिन वह जल्लाद कहता है कि मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश, अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो या कोई भी तमन्ना अपने दिल में लेकर के नहीं मरना, आप बता दो, कोई भी ऐसी फरमाइश हो जो तुम कर सकते हो, उसको पूरा किया जाएगा। उस आदमी की तरफ नजर उठाता है और कहता है कि क्या वाकई में यह बात सच है? मेरी हर तमन्ना पूरी हो जाएगी, जो भी मरने से पहले करना चाहूं। वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर वह कहता है कि मैं मरने से पहले एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं एक रात के लिए, आज की जो रात है मेरे पास, मैं उसमें दूल्हा बनना चाहता हूँ। क्या ये फरमाइश मेरी पूरी हो जाएगी? बड़ी ही अजीबोगरीब फरमाइश उस बूढ़े आदमी ने रख दी थी। उसने धर्म संकट में डाल दिया था उस बूढ़े आदमी ने। जब बादशाह के पास ये फरमाइश उसकी पहुंचती है तो बादशाह बड़ा हैरान और परेशान होता है कि ये कैसी अनोखी फरमाइश है। लेकिन बादशाह ने जबान दी थी कि अगर इस बूढ़े आदमी की अगर कोई भी फरमाइश करे तो हमें इसकी आखिरी फरमाइश पूरी करेंगे। पता नहीं क्यों खुद ब खुद बादशाह को उसके ऊपर दया आ रही थी, लेकिन क्योंकि सारे मजमे में उसको सजा सुनाई थी तो सजा तो उसको होनी ही थी। जब उसने यह फरमाइश अपनी बादशाह के पास भेजी, वह आदमी जो बीच का था, जो सिपाही था, बादशाह को उसने बताया जाकर के, तो बादशाह अपने कमरे में महसूस करके बैठा हुआ था। वह वहां से उठ करके बैठ जाता है और फिर चल करके खुद उस आदमी के पास आता है और कहता है कि क्या हम जो सुन रहे हैं यह बात सही है? वह कहता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है, मैंने ये फरमाया है कि मैं आज एक रात के लिए दूल्हा बनना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं शादी करना चाहता हूँ, और शादी भी किसी ऐसी वैसी औरत से नहीं, जो आपके महल में खूबसूरत लड़की हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी यह फरमाइश पूरी हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो मैं फांसी पर तो चढ़ ही रहा हूँ। खैर बादशाह कुछ सोचता है, वापस आता है और फिर वह इधर उधर टहलने लगता है, क्योंकि बादशाहों के महलों में जो है वह काम करने वाली जो नौकरानी होती है, क्या वैसी क्या बहुत सी लड़कियां होती हैं। और फिर आपको पता है कि सऊदी अरब में तो सभी लड़कियां, औरतें खूबसूरत ही होती हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत होती हैं। और बादशाह के महल में जो सबसे खूबसूरत नौकरानी थी, उसको वह तैयार करता है कि तुम्हें हमारे एक कैदी के साथ, जिसको सुबह फांसी होने वाली है, एक रात के लिए तुम्हें दुल्हन बनना है, और उसके एवज में तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ दिया जाएगा। जब रात गुजरने के बाद सुबह उसको फांसी हो जाएगी, फांसी से पहले वह तुम्हें बाकायदा तलाक दे देगा। जब तलाक देने के बाद फिर हम अपने महल से किसी खास आदमी के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन आज रात के लिए तुम्हें उस बूढ़े की दुल्हन बनना है, उससे शादी करनी है। बहरहाल बादशाह किसी भी तरह से उस लड़की को तैयार कर लेता है। दोनों का बाकायदा निकाह पढ़ाया जाता है, यानी उसकी शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद अब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, तो अपनी औरत के साथ रात गुजारने का मेरा पूरा हक है। मेरे लिए इंतजाम किया जाए एक बढ़िया से रूम का, जहां पर मैं अपनी औरत के साथ रात गुजार सकूं। बादशाह ने अपने महल से एक खास कमरे में उसका रात गुजारने का, सुहाग रात मनाने का उस औरत के साथ इंतजाम करा दिया जाता है। सब लोग अपने अपने रूम में जो उस महल में रहते थे कि सब के सब चले जाते हैं। रात को सोने का पहर होता है, पहरेदार जो थे वह पहरा दे रहे थे। लेकिन रात के लगभग 3 बजे के टाइम एक महल में शोर मचा। शोर ये था कि अब सिपाहियों में सुगबुगाहट होने लगी कि वह एक बूढ़ा आदमी अपने रूम में, यानी उस औरत के साथ नहीं है, बल्कि वह फरार हो चुका था। बादशाह वह नहीं जानता था कि उस बूढ़े आदमी की फरमाइश करके उसने कितनी बड़ी गलती की। आज रात को क्या होने वाला है, और वही सब कुछ हो चुका था। बादशाह के पास खबर पहुंचती है कि बादशाह सलामत, वो बूढ़ा आदमी हमें चकमा देकर फरार हो चुका है। बादशाह फौरन सोता हुआ अपने रूम से उठकर आता है और उस औरत के, उस लड़की को रूम में पहुंचता है तो देखता क्या है कि उस लड़की ने मर्दाना कपड़े पहन रखे हैं। जब बादशाह उससे पूछता है कि वह आदमी कहाँ है, तुम्हारा एक रात का शौहर कहाँ है, तो वह कहती है कि मैं नहीं जानती। बादशाह कहता है कि तुमने भगाने में उसकी मदद की है, तुम्हारे लिबास से, तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं उससे यह लगता है कि वह तुम्हारे कपड़े पहन करके गया है और तुमने उसके कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए सच सच बता दो, वरना तुम्हें भी सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा।
वो लड़की कहती है कि मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा है, वह मुझसे कहकर गए हैं कि सुबह होने से पहले पहले यानी दरबार लगने से पहले पहले वह लौट आएंगे और मुझे उम्मीद है कि वह सुबह होने से पहले लौट आएंगे। मुझे वह बेकसूर लगे और मैंने उनको भेज दिया है। बादशाह कहता है कि अगर तुम्हें वह बेकसूर लगा तो फिर बताओ क्या राज उसने ऐसा तुम्हें बताया जो तुमने उसे जाने दिया और तुमने निकाह होने के 2 घंटे बाद ही उस पर इतना एतबार कर लिया कि उसको यहाँ से जाने दिया। अगर वह वापस ना आया तो तुम यह भी जानती हो कि उसके बदले तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। वह कहती है कि मैं अपने पति की कोई भी खुफिया राज की बात आपसे नहीं बता सकती, सुबह होने तक इंतजार करें। लेकिन बादशाह इस बात के लिए हैरान था कि अगर वह सुबह नहीं आया तो फिर क्या होगा। इसलिए अपने सिपाहियों को और अपने जासूसों को रात में ही बादशाह इधर उधर दौड़ा देता है, भेज देता है उस बूढ़े आदमी के पीछे कि अभी वह आदमी शहर की ही हद में होगा, शहर के ही अंदर में होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जिस तरह भी हो सके उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाया जाए, वरना पूरे सऊदी अरब के अंदर उसकी बदनामी होगी और यह ऐसी बदनामी होगी जो हम नहीं कर सकते कि हमारी जेल की कैद से, हमारे महल से कोई कैदी फरार हुआ है, कोई कैदी सजा याफ्ता मुजरिम भाग जाए। ये तो हमारे लिए बड़ी ही बदनामी की बात होगी। आज तक के इतिहास में ऐसा सऊदी अरब के अंदर कभी नहीं हुआ कि हमने मौत की सजा सुनाई और वह सुबह होते ही भाग जाए। इम्पॉसिबल है। लेकिन जब रात को उसको ढूंढा गया वह कहीं नहीं मिलता, सुबह होती है और दरबार लग जाता है। अब उस लड़की को बुलाया जाता है कि तुम बताओ कि तुमने अपने पति को कहाँ भगाया है। वह कुछ भी बताने से मना कर देती है। उधर बादशाह को अपनी बदनामी का डर सताया जा रहा था, उसको बार बार रह करके अपनी बदनामी का डर सता रहा था कि जिस रियासत के अंदर, जिस सऊदी अरब के अंदर उसने इतनी धाक जमा रखी है अपने फैसलों के लिए, मुजरिमों को सजा देने के लिए, आज लोग क्या कहेंगे कि एक मामूली सा बूढ़ा आदमी बादशाह की कैद से बड़ी ही आसानी के साथ भाग गया, फरार हो गया। उसको रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, बार बार वह मेन गेट की तरफ देख रहा था कि काश अचानक वह आदमी वापस आ जाए और मैं इस बदनामी से बच जाऊं। और दोस्तों होता भी यही है। लगभग 1 घंटा गुजरने के बाद जब उस औरत को फांसी पर लटकाने की तैयारी की जा रही थी, तभी उसको अपने पति के भगाने के जुर्म में, जब उसको लोग सब यही कह रहे थे कि उससे बड़ी बेवकूफ ये औरत है कि उसने उसको भगाने में उसका साथ दिया और किसी को कानो कान खबर तक भी नहीं होने दी, तभी दरवाजे के सामने से वह बूढ़ा आदमी जनाने कपड़े में यानी कि औरत के कपड़े में पहने हुए आता है। नजर आया, बादशाह ने सुकून की सांस ली। वह सीधा आता है और बादशाह के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि साहब मैं लौट आया हूँ, मैंने अपनी बीवी से जो वादा किया था वह उस वादे को मैं निभा रहा हूँ। अब आप मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हो, मुझे फांसी पर लटका सकते हो, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। बादशाह कहता है कि फांसी पर तो तुम्हें बाद में चढ़ाया जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ से भागे क्यों थे, वजह क्या थी भागने की। वह कहता है कि साहब मैं ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ बस इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, आप मुझे फांसी पर चढ़ाओ। ये कहता है कि फांसी पर तुम अकेले नहीं चढ़ोगे, तुम्हारे साथ में तुम्हारी वफादार बीवी जिसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ था, अब इसको भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा क्योंकि इसने तुम्हारे भागने में मदद की थी। वो आदमी कहता है कि साहब ऐसा जुल्म मत करो, मैं भागा था किसी मजबूरी के तहत, कोई वादा पूरा करने गया था और मैं जब वापस आ गया हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए। ये एक शरीफ औरत है, वफादार औरत है, इसने मेरी बात पर भरोसा किया, मैं इस राज को किसी को बताना नहीं चाहता। इसलिए बादशाह कहता है कि देखो जो उसूल है वो तो वसूल है, हमारा उसूल है कि हम अगर किसी को फांसी दे रहे हो तो हमें पता तो चले कि उसकी सफाई में कुछ कहा तो जाए, आप भी कुछ कहो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, और रात तुम कहाँ गए थे वह भी हमें बताओ। मजबूरन वह अपने राज से पर्दा उठा देता है और कहता है कि साहब मैं पेशे से दर्जी हूँ, मैं एक बूढ़ी औरत के कपड़े सिलता था, वह मेरी कस्टमर थी, वह प्रॉपर की कस्टमर थी, मेरी लगातार की कस्टमर थी। उसकी 2 लड़कियां जवान थी, वह कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी कि अचानक ही आस पड़ोस में कुछ चोरियां होने की बात सुनाई देती है। जब चोरियां होने लगी लोगों के घरों में रात को, तो वह औरत घबरा जाती है और मेरे पास आती है और कहती है कि मेरे भाई, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, मेरी जवान बेटियां हैं, उनके लिए मैं कुछ पैसों का, कुछ जहेज का, कुछ सोने का इंतजाम किया है, उनको तुम अपने पास रख लो। अगर यह जिंदगी भर की कमाई मेरी चोरी हो गई तो मेरी जवान बेटियां तो बर्बाद हो जाएंगी, मैं उनकी शादी नहीं कर पाऊंगी।
बस मैंने ये कहा कि मेरी बहन, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन यह दौलत, यह पैसा ऐसी चीज है कि जिससे इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती है। तुम किसी और जगह या कहीं और इसको जमा करा दो। लेकिन वह कहती है कि पूरे इस आसपास गांव मोहल्ले में जहां हम लोग रहते हैं, तुमसे बढ़कर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं मजबूर हो गया और मुझे उसका वह सामान लेना पड़ा, क्योंकि वह दौलत का मामला था। सोना था, पैसे थे, गहने थे, तमाम चीजें थी। मेरे घर में भी कोई ऐसी खास जगह नहीं थी जहां कि मैं उसको छुपा सकता था, और मैं अपने बेटे पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा बेटा जो था वह मेरे भरोसे के लायक नहीं था। इसलिए मैं चुपचाप जंगल जाता हूँ और उस औरत के इस सामान को जमीन में गाड़ देता हूँ। जमीन में गाड़ने के बाद मैं उसकी अमानत को बाकायदा हिफाजत के कभी कभी देखने भी जाता था कि वाकई वह जमीन में वहां गड़ा हुआ है या नहीं गड़ा हुआ है। बीच में बस अब मेरा बेटा आपसे शिकायत कर देता है, मुझे आपने फांसी की सजा सुना दी है। रात को मैं यहाँ से इसलिए फरार हुआ था कि उस औरत को जो अमानत मेरे पास थी, मैं उसको वापस लौटा सकूं, और वह अमानत मैं उसको वहां से लौटा करके आ रहा हूं। अगर मुझे फांसी हो जाती, मैं मर जाता और वह जमीन में गड़ा हुआ खजाना, उस औरत की दौलत जमीन में ही दफन रह जाती, तो इस राज का कोई किसी को पता नहीं चलता। उधर वह औरत परेशान हो जाती कि जिस लिए अपनी बेटियों की शादी के लिए उसने वह मेरे पास जमा कराई थी, उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस जमीन में दफन हो जाती। इसलिए मैं रात को यहाँ से फरार हुआ था, और उस काम को करने के बाद अब मैं वापस आ गया हूँ। और बादशाह सलामत, यह जो मैंने निकाह किया, यह जो शादी की, ये सिर्फ एक ड्रामा रचा था। वो मुझे कोई अय्याशी नहीं करनी है। मुझे इस लड़की के साथ सुहाग रात या रात को इसके साथ हम बिस्तरी नहीं करनी थी। ये मेरी एक चाल थी यहाँ से निकलने की। अगर मैं आपसे कहता कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, किसी को कुछ लौटाना चाहता हूँ, तो मुझे पता था कि आप मुझे यहाँ से कभी भी नहीं जाने देते। एक रात की भी मोहलत नहीं दे सकते थे। हर आदमी मेरे ऊपर शक करता और मुझे बहाने से आज ही मारता। इसलिए मैंने यह शादी करने का ढोंग रचा और फिर अपना काम करके वापस चला आया हूँ। बादशाह पूछता है कि ठीक है, यह बात तुम्हारी। अब उस औरत को बुलाया जाए, उसकी तस्दीक यानी उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए कि वह आदमी सच कह रहा है या गलत कह रहा है। उस औरत को बुलाया जाए। उस औरत को बुलाया जाता है जिसका वह खजाना था। जब उसको बुलाया गया तो उस आदमी की बात को उसने सच ठहरा दिया था कि यह आदमी बिल्कुल सच कह रहा है। और उस आदमी के पास मैंने इतना पैसा, इतना जेवर, इतना सोना रखा था। जब यह बात उसकी सही हो गई, फिर उस आदमी के बारे में और अपने सिपाहियों को भेज करके मालूमात की गई कि यह किरदार का या कैरेक्टर का कैसा है। तो उसके प्रति लोगों की जो राय थी वह पॉजिटिव ही राय थी। अब बादशाह उस आदमी से कहता है कि अब तुम अपने ऊपर लगे हुए इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहते हो, ये सही है या गलत है। और ये औरत कह रही है कि तुमने उसके साथ रेप किया है, क्या तुम ये बात सही कर सकते हो या गलत कर सकते हो। वह आदमी कहता है कि मैं इस राज को बताना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन आपको बता रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे बेटे ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, लेकिन ये सही नहीं है कि इस औरत का रेप मैंने किया है, बल्कि मेरा बेटा इस औरत से भिड़ा हुआ है। इस औरत के साथ मेरे बेटे के नाजायज ताल्लुकात थे। ये औरत और इसका पति मेरे यहाँ से कपड़े सिलवाया करते थे। इस औरत का जो शौहर है वह मेरे बेटे का कर्जदार है। मेरा बेटा और इस औरत की आंख लड़ जाती है। मेरे बेटे का इस औरत के घर आना जाना हो जाता है और फिर वह रातें इस औरत के साथ गुजारने लगता है। एक दिन इस औरत का शौहर घर में नहीं था। मेरे पास उनके कपड़े सिलने के लिए आए हुए थे। मैंने कपड़े तैयार करने के बाद उसको वापस उसके घर देने गया था, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक कमरे में यह औरत और मेरा बेटा दोनों बेशर्मी से बैठे थे, यानी बगैर कपड़ों के थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। यह बात जब दोनों को मैं इस हालत में देखता हूँ तो मेरी आंखों से चिंगारियां उठने लगती हैं और मैं अपने बेटे को बड़ा बुरा भला कहने लगता हूँ। उस दिन इस औरत को भी धमकी दे देता हूँ कि मैं तेरे पति से इसकी शिकायत करूंगा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। इतने में उसका पति वहाँ आ जाता है और फिर यह और ड्रामा रच लेती है और फिर मेरा बेटा भी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर इशारा करते हैं और वो औरत रोने लगती है और कहती है मेरी तरफ इशारा करके कि इस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ रेप किया है। मेरा बेटा भी उस आदमी से, इसके आदमी से यही कहता है कि मैंने इस औरत के साथ रेप किया है।
जबकि ऐसा नहीं था। अपने गुनाह को छुपाने के लिए इन दोनों ने अपने गुनाह मेरे ऊपर मार दिया था। और मैं अपनी सफाई में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता था कि जब मेरा बेटा अपने गुनाह को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए अपने बाप को फांसी के फंदे पर चढ़ा सकता है, जिस बेटे के ऊपर बाप को गुमान होता है कि बुढ़ापे में एक जवान बेटे के ऊपर ही एक आदमी को विश्वास होता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा है, इधर तो मेरे बेटे ने मौत का इंतजाम कर दिया था। अपने गुनाह को छुपाने के लिए, मुझे फांसी पर लटकाने के लिए झूठा बयान दिया था। उस दिन उस औरत को भी तैयार कर लिया था, इसलिए मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। इसलिए अपनी सफाई में मैंने कुछ नहीं कहा और मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। बादशाह के सामने जब यह सच्चाई आती है तो वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है कि उसके फैसले से एक गुनाह होते होते बच गया। उस औरत को, जो उस औरत ने उस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस बूढ़े आदमी को, यानी जिसकी उम्र अभी लगभग 65 से 70 साल थी, उसको समझ बूझ कर और उसकी अकल पर बादशाह इतना खुश होता है कि उसकी अकलमंदी से, कि वह उसकी ईमानदारी से जो उसने अपने पास रखी हुई अमानत उस औरत को लेकर हुई, इतना खुश होता है कि उसको बहुत जल्द रिहा कर दिया जाता है। और जिस औरत के साथ, जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी, उसको हुक्म देता है कि इस जैसा पति तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। जब तक भी इसकी जिंदगी है, मैं मानता हूं कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, इससे आधी उम्र है, लेकिन जब तक भी ये जिंदा है इसकी सेवा करना, कभी इससे अलग मत होना, जितना भी हो सके इसको खुश रखना। और हम अपने महल में अपने ही खास एक आदमी को इसकी जगह दे देंगे और यहाँ पर इसकी नौकरी लगवा दी जाएगी। उसके बाद अगले दिन फिर उस औरत को, उस लड़के को और उस आदमी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उस औरत और उस बूढ़े लड़के को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसे एक बादशाह ने एक गुनाह करने से बच गया था और एक बूढ़े आदमी ने अपनी समझबूझ से, अपनी अकलमंदी से, अपनी अकलमंदी को इस्तेमाल करके सजा से बच गया। और यही जो उस औरत का सामान होता है, जो उस बूढ़े आदमी के पास सामान रखा हुआ था, यही उसके रिहाई का सबब बनता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों से रूबरू कर सकें और आप लोगों को सचेत कर सकें। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।